हाय विवन, मैं रॉबिन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक स्ट्रैटेजी वीडियो में। इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक मैंने आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2026 से टारगेटेड प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी, जिसमें 2024 के सीजीएल टीयर 1 के अंदर शिफ्ट वाइज जीके जीएस के सारे सवालों का डिस्कशन आपके साथ शेयर किया। 2025 के टीयर 1 एग्जाम्स के अंदर शिफ्ट वाइज जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए उसका डिस्कशन आपके साथ किया। इस वीडियो के अंदर मैं टारगेट करूंगा एक लॉन्ग टर्म सोच को रखते हुए, जिसमें हमारे सामने आते हैं 2027 के ऐसे एस्पायरेंट्स जो कि एक साल की अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि भी हम एक साल अच्छे से लगकर कुछ ऐसे पॉइंट्स को साइड रख के जिन्हें अवॉइड करना बेस्ट रहता है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर जिन्हें अगर हम साथ लेकर चलें तो इस लॉन्ग टर्म के एक साल के प्लानिंग को यूज करते हुए 2027 के एग्जाम्स को हम क्रैक कर लें। और इसके अंदर मैं सिर्फ आपसे ऐसी बातें नहीं करूंगा कि मेरे को सिर्फ टीयर 1 टारगेट करना है। हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम टीयर 2 को भी इंक्लूड करके चलें समय, लेकिन मैं एक साल का आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं, और एक एक करके उन सभी पॉइंट्स पर हमें डिस्कशन करना है जिनको एक्चुअल में हमें यूज करके अपने इस पहले अटैम्प्ट के अंदर, अगर हमारा पहला है तो हम इस एग्जाम्स को क्लियर करें। अब ऐसा नहीं है कि वो वाले स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 2-3 साल से एग्जाम को दे रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर अपीयर कर रहे हैं और उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है ये सेशन। आप भी इस सेशन के जरिए इन कुछ रूल्स, इन कुछ पॉइंट्स को अपने पास रख सकते हैं, सो दैट कि इस 2027 के सीजीएल एग्जाम को टारगेट करके आप भी इस एग्जाम्स को बार बार देने की जो झंझट है उसको साइड कर पाए। तो चलिए फिर इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। एक एक करके हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना बेस्ट रहेगा, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप यूज़ करेंगे एक टॉपर की स्ट्रैटेजी के फॉर्म में तो आप इस एग्जाम्स को पहले अटेम्प्ट में साइड कर देंगे। तो चलिए जी, सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है कि एक अल्टीमेट फर्स्ट अटेम्प्ट प्लेबुक मैं इस पूरी की पूरी वीडियो में आप लोगों को दूंगा। हर पॉइंट्स पर बारीकी से हम सोचेंगे, बारीकी से हम डिस्कशन करेंगे। हर दूसरे टॉपर का स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से बढ़िया है एक ऐसे वीडियो को देखना जिसके अंदर एक ऐसा आदमी आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको 6 से 7 साल का इस डोमेन में टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मल्टीपल लर्नर्स मेरे थ्रू मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जिन 5 रूल्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपके पास होने चाहिए, उनको प्लीज़ आप नोट डाउन करके रेगुलरली फॉलो करें। सिर्फ वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो का यूज ना करें, ठीक है। तो मैं आपसे एक्चुअल में चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का हमें देखना है। तो जी ये है पहला सवाल। किसी भी तैयारी को करने से पहले या ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से पहले जो हमें पॉइंट आउट करना होता है वो ये है कि आखिरकार क्यों ऐसे 90% एस्पायरेंट्स हैं जो अपने 1-2 साल बर्बाद कर देते हैं सिर्फ ऐसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जिसको लेकर वो एक साल में एक्चुअली में प्रिपेयर करके अच्छे से क्लियर कर सकते थे। तो यहाँ पर एक रियलिटी चेक जो मैंने आपके सामने रखा है ना, वो रखा है कि आपके फेलियर को लेकर जो एक्चुअल में आपके पास वार्निंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहला है कि अपने काम को पूरा करने के लिए उसको डिले करते रहना, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करना। इसमें क्या होता है कि कल से पढ़ूंगा, मैं बाद में देख लूंगा, वो वाला जो वीडियो कोर्स खरीदा है उसका सिलेबस पूरा करने के लिए मैं बाद में देख लूंगा, अभी माहौल बनाना है मुझे। तो वो सबसे पॉइंट पहला जो है वो है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, जहां पर आप एक चीज को अगले समय के लिए टालते रहते हैं। दूसरी चीज है कि आपको डायरेक्शन सही नहीं मिल पाती है, सही गाइडेंस ना होने की वजह से लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार मैं करूं कहां से, किसका वीडियो सॉल्यूशन देखूं, किसका कोर्स खरीदूं, कौन से बुक्स फॉलो करूं। मैं यहां पर किसी वीडियो कोर्स को प्रमोट नहीं करूंगा, किसी किताब को प्रमोट नहीं करूंगा। वो आप लोग अपने हिसाब से जो आपको लगे कि बेस्ट है वो आप ले सकते हैं। बट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारे पास सही गाइडेंस ना होने की वजह से इस एग्जाम्स के अंदर हमारी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, और जिसकी वजह से हमारे फिर अटेम्प्ट्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तीसरा है भाई आपका एक ही एग्जाम्स को क्लियरली ना देखने का तरीका। होता है ना कि हम अपना एक पैर मल्टीपल नाव में रखकर चलना चाहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि अगर ये नहीं निकल रहा तो चलो ये वाला एग्जाम्स एक बार ट्राई करते हैं कि चाहे हो सकता है ये वाला निकल जाए। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उस एग्जाम्स के कुछ बेनिफिट्स देखे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल सीजीएल, बेनिफिट्स पर मैं बातें नहीं करूंगा। बेनिफिट्स इतने सारे हैं कि आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट आदमी बनाने के लिए, आपका पूरा जीवन काटने के लिए, एकदम अच्छी लाइफ बिताने के लिए, एक अच्छी रेस्पेक्ट मार्केट से लेने के लिए ये पर्याप्त है।
तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल बोर्ड्स वाला हमारा आइडिया रहता है ना कि बैंक का भी एग्जाम दे लेते हैं, अभी पीओ का फॉर्म निकल गया है दूसरों को या घर वालों को खुश करने के लिए वो भी दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, आप एक सिंगल एग्जाम दीजिए, अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद दीजिए आप, लेकिन एटलीस्ट अपने स्टार्टिंग फेज में आप ये वाला काम ना करें कि अभी मैंने एक सिंगल डायरेक्शन में जाने से पहले ही अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आऊंगा कि जो आपका रियलिटी चेक है, मतलब किन पॉइंट्स पर आपको अपना रास्ता फॉलो करने के बाद चीजें बनती हुई नजर आएंगी। जैसे कि एक साल की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर आपको डायरेक्शन सही मिली हो, इन पॉइंट्स को आपने अवॉइड किया हो, तो आप लोग अपने इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो फोकस है, यानी कि मान लीजिए कि अगर सीजीएल आप टारगेट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी है, अगर आप उसी को टारगेट करते हुए उसी के प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि वैसे स्टूडेंट्स, ऐसे 90% स्टूडेंट्स जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं जो कि क्लियर कर रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्लियर माइंडसेट रहेंगे, तो आपका जो पाथवे है वो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से नहीं रोक पाएगा, आप सही जगह पर पहुंचेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कुछ रूल्स जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। इन रूल्स को आपको अच्छे से समझना है, इंप्लीमेंट करना है कि कहां पर कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी। आपको सोचना कम है, आपको एक्ट ज़्यादा करना है। सबसे पहला पॉइंट या फिर रूल के थिंक लेस एंड एक्ट मोर। जो हम अभी किसी भी चीज़ को अगले टाइम पर टालने वाली बात करी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन को आज ही आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो आपके अंदर क्वालिटी है कि इसको मैं बाद में देख लूंगा, इस चीज़ को मैं बाद में कवर कर लूंगा, ये वाला काम आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा। यू हैव एग्जैक्टली अप्रॉक्स 12 मंथ्स लेफ्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रूल्स को समझकर अच्छे से इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो कल नहीं करना है। यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन टुडे, यू हैव टू एक्ट टुडे, यू हैव टू थिंक लेस। आज से ही आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है। समझ गए बात को? अब ये क्या है, जो मल्टीपल एग्जाम वाला सॉल्यूशन हमारे सामने आता है या प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, इसमें एक चीज़ है जो कि हमें फंसाती है हमेशा। वो क्या है, हर नया फॉर्म आते ही हम अपनी जो प्रेपरेशन है उसको स्विच कर देते हैं। मान लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आ गया, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, एक अलग डायरेक्शन में चले गए कि चलो इसकी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। तो टू बी एक ही डायरेक्शन में सोचना ना वो बहुत ही सही रहता है। तो इसीलिए आपको ये वाला जो ट्रैप है ना कि आप स्विच कर रहे हैं सीजीएल से, आप आरआरबी की तरफ जा रहे हैं, फिर आप बैंक के एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इस ट्रैप से आप बचकर अपने इस लिमिटेड 1 ईयर के टाइम के अंदर अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। दूसरा है कि अब आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सिलेबस मोस्टली सभी का सेम ही है। सीजीएल को प्राइमरी ऑब्वियसली आपको टारगेट करना है, क्योंकि हम 2027 के सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आरआरबी एनटीपीसी देना भी है तो एग्जाम से बस 1 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। डोंट डिले योर कोर सीजीएल प्रेपरेशन। मान लो कि बीच में एग्जाम आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप उससे 1 महीना पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर उस एग्जाम्स के लिए अपीयर करने लायक अपने आप को तैयार करके जा सकते हैं। बट जो प्राइमरली फोकस है हमारा सीजीएल, हमें उससे डेविएट नहीं होना है, हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो फोकस है वो उसी पर रहे। ठीक, तो ये तो भी पहला रूल हो गया। आई होप आपको क्लियर रहा होगा जिस पहले रूल पर अभी हमने यहां पर चर्चा करी थी। सेकेंड चीज डिस्कस करते हैं, ट्रीट दिस एज योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को अभी तो आगे मेरी बहुत उम्र बची है, अभी तो मेरे पास 5-5 अटेम्प्ट बचे हैं, तो क्या हो गया, घर से तो कोई प्रेशर है ही नहीं, तो देते रहेंगे, अभी तो मौज मस्ती का समय कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे ऐसे कहूँगा, वो जो 4-5 साल आपके अभी बचे हैं ना रिमेनिंग, उनको आप और मौज कर सकते हो अगर आप पहली अटेम्प्ट में अपने इस एग्जाम्स को क्लियर कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि आप अपने इस वाले अटेम्प्ट को ही अपना आखिरी अटेम्प्ट मार कर तैयारी करें। मतलब ये नहीं हो जाएगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो उतना सीरियस आपको करना है सो दैट के आगे के समय बचे जो आपके हैं उसमें आप थोड़ा सा या तो अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट पर काम कर लें, या फिर और भी आगे अगर आपको ऑप्शन लगता है तो आप उस डायरेक्शन में सोच सकें। तो ये डायग्राम है, द
द विशियस साइकिल, जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी है। ये पूरी की पूरी एक सीरीज रहती है। आप सीजीएल क्लियर करने का सोचते हैं, आपको 2400 की जो ग्रेड पे पोस्ट है वो मिल जाती है, आप दोबारा से एग्जाम देते हैं, फिर 4600 ग्रेड पे की होम पोस्टिंग के लिए आप तैयारी करते हैं, और फिर आप अपना ये टीयर 1 देना, टीयर 2 देना, डीवीड देना वाला जो कार्यक्रम है ये आपका रेगुलरली चलता रहता है। तो इस साइकिल से बचना है ना भैया। मैं तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर अपने एक नेक्स्ट ईयर के यानी कि 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा मानकर चलें कि ये वाला जो अटेम्प्ट है वो आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है। अभी ये बात आपको समझाई है मैंने इस आपके डायग्राम नंबर 2 के अंदर के आपको पहला अटेम्प्ट इस हिसाब से अपने आप को तैयार करके देना है कि आपको आगे देने की जरूरत ना पड़े। मैक्सिमम एफर्ट आप इसी बार लगाने की कोशिश करें, और आपकी जो 4600 ग्रेड पे की जॉब है या फिर जो भी आप लोकेशन लिखकर चलना चाहते हैं, इन सारी बातों को इसी अटेम्प्ट में इंक्लूड करके अपने आप को तैयार करें। समझ गए होगे ना, ज्यादा आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली बात है कि आप अपना ये वाला जो पहला अटेम्प्ट है उसको ही आखिरी अटेम्प्ट मानकर चलें, या फिर अगर आप ऑलरेडी पहले से देते आ रहे हो और ये जो 2027 वाला देने का आप सोच रहे हो या दोगे, तो उसमें अपने आप को ऐसे तैयार करें कि यार इसी बार मैं कर दूंगा जो मेरे को करना होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। मास्टर योर रिसोर्सेज, आपके जो स्रोत है, आप कहां से पढ़ेंगे, कहां से वीडियोस देखेंगे, किसकी वीडियो देखेंगे, क्योंकि अभी तो आजकल के मार्केट में आप लोगों को हर दूसरा उस्ताद अवेलेबल नजर आएगा। हर किसी का जो प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 है, हर किसी के वीडियो कोर्सेज नंबर 1 है, हर किसी की किताबें ऐसी हैं कि उससे जैसी आज तक तो किताबें ही नहीं लिखी गई। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मार्क करना पड़ेगा, उन रिसोर्सेज को मास्टर करना पड़ेगा। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी तैयारी, आपकी प्रेपरेशन में आपके लिए बनेगा। गलत सोर्सेज तुम्हारे 6 महीने से 1 साल तक का जो समय है वो वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले मैं डोंट्स यानी कि जहां पर लोग फंसते हैं उन पर बातें करता हूं कि 400 से 500 घंटे वाले जो लंबे जीके, मैथ, इंग्लिश जैसे कोर्सेज होते हैं उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको अगर मैं ज्योमेट्री के लिए कहूँ, बहुत से लोग 90-90 घंटे के कोर्सेज निकालते हैं। पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश कीजिए। फिर 1 साल वाला आपका टाइम नहीं रहेगा, फिर तो आप 2-3 साल वाला अपना जो टारगेट है उसको बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि वो अगर ज़्यादा कलाकारी दिखाएंगे अपने नोट्स बनाने में तो उनके जो नंबर है वो थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पर उनका जो एग्जाम होगा वहां पर वो आपके नोट्स के हिसाब से आपको एवेल्युएट करेंगे। कुछ लोगों को लगता है वो 3-4 अलग अलग कलर के अपने पेन खरीद कर अपने उन कॉपीज को या फिर अपने नोटबुक्स को सजाने का काम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे बना लो सो दैट कि आप लोगों को वो पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये रह गया हैंड रिटन नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। बनाने की नीड नहीं है, आप ऐसा बना लो कि आपकी राइटिंग में जो आप लिख रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, उसमें समय ना लग रहा हो, लेकिन आप ऐसा भी लिख रहे हो कि आप जब बाद में उसको रिवाइज करें तो आप लोगों को एटलीस्ट तो समझ में आ जाए। उसको समझाने के लिए उसको कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, गुड नोट्स डोंट गेट यू मार्क्स, सॉल्विंग क्वेश्चंस डज। आपके अच्छे नोट्स हैं ये आपको आपके अच्छे मार्क्स नहीं दिलाता है, लेकिन अगर आप सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं या आता है आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। नोट्स के आधार पर नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, तो अब हमें सॉल्यूशन बता दीजिए। तो सॉल्यूशन में ये है कि आपको अपने ऐसे कोर्सेज निकालने हैं जिनसे अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों का टाइम सिर्फ कोर्सेज कवर करने में नहीं निकल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा कंसाइज कोर्सेज का पैटर्न। जैसे कि वीओडी एक मेरे को सही मेथड लगता है। अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से हम उसकी स्पीड को मॉडरेट करके अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो कोर्सेज आपके कंसाइज हों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास हो, आपके पीवाईक्यूज का पैटर्न हो, तो इससे क्या होगा ना, आपका समय बचेगा। अभी बचा हुआ समय ना ऐसे ही नहीं निकाल देना है, इस बचे हुए समय को अच्छे काम में लगाना है, सो दैट के उस समय को आप और मल्टीपल चीजों को अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाकर अपने स्कोर को बूस्ट करने का काम कर सकें। ठीक, अब जो टीचर्स के प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं, ये यूज करने का मैंने यहाँ पर पॉइंट इसलिए ऐड करा है कि आप लोगों की जो नोट्स मेकिंग वाला काम होता है ना, वो बच जाता है। हाँ, मुझे पता है कि नोट्स बनाने से थोड़ा सा अच्छा रहता था, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए समय बचाने वाला काम ही है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट्स है तो आप उसको रीड आउट कीजिए,
जो लिखने वाला समय उसमें जा रहा है उस पर आप एक बार और उसको रिवाइज कर लेंगे। तो कंटेंट को कवर कैसे करना है इस पर मैं बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए मैंने कहा कि अगर एजुकेटर के आपके पास प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सिर्फ रीजनिंग के लिए 2-3 वीक चैप्टर्स के नोट्स खुद बना लो। वो रीजनिंग के 2-4 टॉपिक्स होते हैं जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उन रीजनिंग के टॉपिक्स के ये आप नोट्स बना लें छोटा मोटा सो दैट के एग्जाम से पहले जाने से पहले आप वो टॉपिक्स, कुछ ऐसे सवाल जो आपने मॉक टेस्ट में दिए हों, आपको उनमें ज़्यादा समय लगा हो या फिर वो आपको लगता हो कि उनको एक बार देखना ज़रूरी है सो दैट के मैं भूलूँ ना या फिर उससे रिलेटेड कोई एग्जाम में गलती ना करूँ, आप वो कर पाएँ। तो ये डूज एंड डोंट्स रूल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मास्टर योर रिसोर्सेज वाली बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है, मतलब सेकंड रूल का ये एक एक्सटेंशन है कि कीप योर आर्सनल लिमिटेड एंड शार्प, यानी कि अपना जो हथियारों वाला ग्रह है ना उसको आप शार्प रखें और उसको लिमिटेड रखें। उसमें बहुत ज़्यादा बोझ लगोगे तो पीछे की तरफ निकल लोगे, लेकिन अगर आप उसको बहुत कम रखोगे, शार्प रखने का मतलब क्या है कि ऐसा कंटेंट, ऐसा आपका रिसोर्स जिससे कि आप यूजफुल बना सके अपने एग्जाम में अपने उन सवालों को सॉल्व करने या अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मैंने सब्जेक्ट वाइज चीज़ें लिख दी हैं। मैथ के अंदर एक कंसाइज कोर्स, सिर्फ एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बुक होना। अब इसके अंदर मैं ना आप लोगों का छोड़ देता हूँ। अब मुझे ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि पीवाईक्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगे या फिर किसका कोर्स कंसाइज है, वो आप मेरे से बेटर जानते होंगे क्योंकि आप लोगों इस पर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे होंगे। अगर मुझे बताना होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड है, इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं इसमें। पहली, पीवाईक्यू की बुक, आपको ग्रामर, वोकैब, और वोकैब के लिए पीवाईक्यूज़ के वोकैब करोगे स्टार्टिंग में तो वो बेस्ट है। बाकी बहुत सारी ऑलरेडी बुक्स मार्केट में है, आप कोई सी भी उठाकर अपना वोकैब का सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपके वो भी जो भी ग्रामर वगैरह के रूल्स हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट जैसे सवालों को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, अपनी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली हैबिट बनानी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी वाइज वाली बात चली जाएगी, उस पर अलग से बात कर लेंगे। जीएस का तो पूछो ही मत, हम हैं आपके साथ, हम हैं, आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे जीएस के लिए। पीवाईक्यूज हो, पिछले सालों के पेपर्स के डिटेल्ड डिस्कशंस हो, ना सिर्फ उन क्वेश्चंस के डिस्कशंस, इवन उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी आप लोगों को देनी हो, वो सब बात करेंगे। अब वही वाली बातें, मल्टीपल हैवी टेक्स्ट बुक्स का यूज करके आप यूपीएससी लेवल का कंटेंट कंज्यूम करने पर जो जाते हैं ना, वो गड़बड़ है। आप कोशिश करें जो टॉपिक्स पिछले सालों में आए हैं आप उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को उठाएं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें, और थोड़ा सा अगर आप डीप डाइव करके उससे रिलेटेड 2-4 बातें जान लोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, कि अगर आप अपने आप को तैयार करके जाना चाह रहे हो। ठीक है जी। और ये रीजनिंग का तो मुझे कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो उस्ताद ही हो गए रीजनिंग के अंदर। तो ये वाली बात क्लियर कि यू हैव टू कीप योर आर्सनल लिमिटेड बट शार्प। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये अंडरस्टैंड द इनपुट आउटपुट रेशियो फ्रेमवर्क, यानी कि किस चैप्टर में कितना टाइम दे रहे हो और एग्जाम में वहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे। आधे लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। दे बिलीव देयर एजुकेटर्स और देयर मेंटर्स अ लॉट। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने जो कह दिया वही बात सत्य है, होती होगी सत्य, लेकिन मैं ये वाला काम ना लर्नर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये वाला काम, ये वाला एफर्ट आप लोगों का है। आप लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भी किस चैप्टर्स पर आप एक्चुअल में कितना टाइम दे रहे हो। क्या वो ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल आते ही नहीं है, आते हैं तो लिमिटेड फॉर्म में आते हैं और आप वहाँ पर मैक्सिमाइज अपना टाइम कंज्यूम करा रहे हो, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसमें मैंने आपके लिए 2 बैलेंसेस बनाए हैं, जिसमें कि पहली तरफ द करंट अफेयर्स ट्रैप। डेली मॉर्निंग में 5-6 बजे आप लोगों के लिए एक द करंट अफेयर्स शो 1-1 घंटे के आते हैं, एंड देन उसमें हम अपना टाइम मेरे हिसाब से वेस्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर्स के लिए आप वीकली करंट अफेयर्स की अप्रोच रख सकते हैं। आप किसी मैगजीन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको मतलब ऐसे भी एजुकेटर्स नजर आएंगे जो कि मंथली अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता है। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। वरना तो आपको पता है कि आजकल तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं वो करंट अफेयर्स में जिसका आपका कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो 3-3 साल पहले चीज़ें पूछ लेंगे। ठीक है, उस पर भी डिस्कशन में करूंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, बट दिस इज अ बेसिक स्ट्रैटेजी जो कि 2027 को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वाले ट्रैप में ना भरे भाई। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो पर क्वेश्चन आएंगे या नहीं, नो गारंटी दिस हैज
द लोएस्ट वेटेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि करंट अफेयर को आप साइडलाइन ही कर दो। करंट अफेयर पढ़ो, वीकली करंट अफेयर पढ़ लो, मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ लो, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात। वो पढ़ने का मतलब ये नहीं ऐसे टाइम पास करना है, उसको एक्चुअल में लेने के लिए पढ़ना है। तो ये वाले ट्रैप से मैंने आपको बता दिया, टाइम इनपुट आपको कितना देना है, आपका आउटपुट कितना मिल रहा है, जहां पर आपने समय लगाया क्या उस समय को लगाने का आप लोगों को फायदा हुआ या नहीं हुआ। आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कि वो टॉपिक्स आप पहले कवर करेंगे जिनका एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा आता है। ये वाली बात हमें कौन बताएगा? ये वाली बात हमें बताएगा हमने जो एनालिसिस किया था कि पिछले साल में पूछे गए सवालों का जो वेटेज है वो कहां से कितना है। ऐसे ही नहीं है कि परसेंटेज में मजा आ रहा है या फिर मुझे किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं उसी को पढ़े जा रहा हूं। आप देखिए कि उनके इंप्लीमेंटेशन आपके एग्जाम्स जो कि पहले कराए गए हैं या हाल फिलहाल में कराए गए हैं किस तरीके से आ रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे इस डायरेक्शन में चलकर अपनी इस चीज को क्लियर करना है। ठीक, अब ये है भाई आपकी स्मार्ट स्किपिंग, यानी कि चीजों को स्किप करने की जो कला होती है। यानी कि अगर बिगनर हो तो हार्ड टिपिकल चैप्टर जिनका वेटेज कम है उन्हें लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। सेक्शनल टाइमिंग इज नाउ अ फैक्टर। मतलब मैंने क्या कह दिया, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस साल के अंदर आपका जो पहले एक जो प्रॉपर प्लानिंग है उसमें अगर आप सारा समेटने चले जाओगे तो मे बी आप लोगों के हाथ में कुछ गिनी चुनी चीज़ें आएँ। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स जिनका वेटेज आपको नज़र आ रहा है कि यार ये कम पूछ रहे हैं सवाल, आप उनको क्या कर सकते हो, बाद के लिए रख सकते हो कि मैं लास्ट में जब एक बार चीज़ें कवर करूँगा मैं तो तब देख लूँगा। तो ये जो एक बैलेंस है कि भाई आपको इनपुट कितना देना है और आपको उसके आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए कहाँ कहाँ पर एडजस्टमेंट करने हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े भी, तो ये इनपुट आउटपुट वाला रेशियो बेस हमने समझ लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मैं लेकर आता हूं आपको आपके नियम नंबर 3 यानी कि रूल नंबर 3, सेट डेडलाइंस। एक 633 मास्टर ब्लूप्रिंट प्राइम आपके पास होना चाहिए। माने ऐसा ही नहीं है कि एक साल के डिस्कशन की यहाँ पर बात हो रही है तो मैं पहले क्या करता हूँ 10 महीने ऐसे ही अपना सिलेबस पूरा करने के ऊपर ध्यान देता हूँ और फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा बहुत रिवीजन करके अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आई वुड सजेस्ट यू कि डिवाइड दोस 12 मंथ्स इनटू 6333। ये एक ब्लूप्रिंट आपका इस तरीके से काम करेगा जो कि आप लोगों को आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग, आपकी प्रैक्टिस एंड आपकी लास्ट में जो फाइनल 3 मंथ्स हैं जिसमें आप लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी को देखोगे, इस पर बात करेगा। तो आइए भाई, फेज वन है, ये जो पहले 6 मंथ है इसमें 50% आपका टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आपका जो बेस क्लियर होगा वो यहीं से होगा। कंप्लीट द एंटायर सिलेबस जिसमें आपका मैथ, जीएस, इंग्लिश एंड साथ में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज साथ में ऑब्वियसली करना है सो दैट कि जो आपने पढ़ा है आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, आपके वो जो कॉन्सेप्ट है उनसे आप अपने सवालों को सही कर पाए कम समय में अच्छी एक्यूरेसी के साथ। कंप्लीट रीजनिंग टेक्स ओनली 40 डेज। रीजनिंग में मुझे तो लगता नहीं है 40 डेज भी मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं। जो कमजोर टॉपिक है उस पर ही आपको समय लगाने की ज़रूरत होती है, बाकी तो लोग कर ही लेते हैं प्रैक्टिस के जरिए। नेक्स्ट फेज है भाई आपका जो पहले 6 महीने के बाद वाला है, इसमें 25% टाइम आपका कंज्यूम होगा। आपने अपना जो पहले वाले फेज में कंटेंट कवर किया था जो कि 50% ऑफ द ईयर आपका समय ले रहा था 6 महीने का, फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ में मॉक्स, ये आपको सेकंड फेज के अंदर इंक्लूड करना है। एंड जो ये आपका फेज नंबर 3 है ये आपका सेकंड रिवीजन सेट होगा। एक बार के रिवीजन में कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कहता हूं कि आप इसमें ना लास्ट में 3 रिवीजन डालो, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट जो आपने कवर किया है वो आप लोगों से ऐसे ही नहीं मांगता कि भाई मैं तो चलो ऐसे ही कर लेता हूँ, एक ही बार में रिवीजन होके मैं उस्ताद हो गया हूँ। वो बहुत सारे रिवीजन मांगता है, बट क्योंकि 12 महीने की हमें प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें 2-3 रिवीजन तो भाई देखो आपके सेट होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 तो होने चाहिए। इसी से आपका जो पहले 6 महीने वाला जो कंटेंट कवरेज था वो ब्रश अप होगा। चैलेंज ये भी, टारगेट सेट करो 31 दिसंबर तक मैं अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर कर लूँगा, तभी बात बनेगी। एंड देन अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगले साल फिर आपका एग्जाम वगैरह होगा तो उस हिसाब से सारी सेट गाइडलाइंस आपको नजर आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रूल नंबर 4, आपकी कंसिस्टेंसी, द परफॉर्मेंस कैलकुलेटर। ऐसे नहीं है कि अभी 2 दिन पढ़ाई कर ली देन फिर हम गायब हो गए, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना तो भी ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो आई वोंट थिंक कि ये प्लान आप कभी भी बना लेना या कभी भी सुन लेना, ये आपको काम करेगा। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप अपने आप को अगर कंसिस्टेंट रख लोगे इन नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए तो वही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और जो शुरुआत में मैंने बात करी थी ना कि आपकी जो लोकेशन प्रेफरेंस है, आपकी जो ग्रेड पे
चाहत है वो आप पहले बार में ख़त्म कर लो कंसिस्टेंट रह के। क्यों बार बार आपको एग्ज़ाम देने के लिए इस अपने टाइम को ख़राब करना है, मौज भी तो लेनी है ना। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? एक दिन 10 घंटे पढ़ना और अगले 3 दिन आपने कुछ ना पढ़ना, इस तरह प्रेपरेशन आपकी नहीं होती है। डेली पढ़ो, चाहे सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी कंसिस्टेंट। अब उसमें आप ये वाला काम अगर कर रहे हो कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ लेता हूँ फिर 2 दिन के लिए मैं गायब हो जाऊंगा, आई थिंक ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये आपको देखना है। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आपको अपनी इंप्रूव करनी है, आपको अपना टाइम ऑप्टिमाइजेशन देखना है कि समय कितना लग रहा है, इसी से आपकी एफिशिएंसी हाई होगी। अगर आप सिटिंग टाइम और अपना प्रोडक्टिव टाइम देखोगे कि एक्चुअल में मैं बैठता 10 घंटे हूँ लेकिन उसमें 5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते, तो वो गड़बड़ है। तो ये बेसिक सी बात है, ठीक है। ये आपका बेंचमार्क टारगेट होना चाहिए। अगर 5-6 घंटे बैठे हो तो एटलीस्ट 4-5 घंटे का आपको प्रोडक्टिव आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। आपको अपने मम्मी पापा को नहीं दिखाना है कि देखो मैं तो 10 घंटे से पढ़ रहा था, बताओ मेरे को गरम गरम खाना नहीं बनाया। ठीक है। मोटिवेशनल हैक आपके पास होने चाहिए। आपके रूम में जीएसटी इंस्पेक्टर 3 स्टार यूनिफॉर्म का फोटो लगाओ, मतलब जो लगाना है लगाओ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये फोटो पहले लगाना है बाकी काम बाद में करना है। मोटिवेशन तो देखो अंदर से होता है। आपको बाहर से दिखाकर आपको कोई दूसरा आदमी आकर बताए कि आपको मोटिवेट रहना है, एक है नहीं वो जो बहुत सारे हैं कि हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, आप आइए, आप ये पढ़िए, हम आपको ये पढ़ाएंगे, हम आपको मोटिवेशन देंगे। ये सब नहीं चलेगा। आप खुद से अंदर से मोटिवेटेड हो तो आपको क्लियर करने से नहीं यहाँ पर कोई रोक सकता है। तो ये वाला काम आपको अपनी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है कि आप कहाँ पर कितना इम्प्रूव कर रहे हो। आपको मॉक टेस्ट वाला जो सेगमेंट है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, उस मॉक टेस्ट के अंदर जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं क्या वो वाले टॉपिक से हैं जो आपने ऑलरेडी अच्छे से कवर किए थे। अगर आपके वो वाले सवाल गलत हो रहे हैं जो आपने टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखा है तो आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे मिसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो ये सब काम आपको ज़रूर करना है परफॉर्मेंस कैलकुलेटर के ज़रिए। ये भाई रूल नंबर 5, बी ऑनेस्ट विद योर टारगेट, सी द अल्टीमेट ROI, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये नहीं है कि आपने बस अपने मन को बहलाने के लिए अपने टारगेट सेट किए हैं। अपने उन टारगेट्स को आपको मीट करना है टाइमली, तभी आप खुद से भी अच्छा फील करोगे और अच्छा परफॉर्मेंस इन द एंड दे भी पाओगे। तो 1 साल की मेहनत, अब इसको बहुत से लोग सेक्रीफाइस कहते हैं, मैं इसको सेक्रीफाइस नहीं कहता। ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस तो अलग टाइप की चीज़ होती है। बट कुछ लोगों को लगता है कि मैं सेक्रीफाइस दे रहा हूँ अपनी लाइफ को बनाने के लिए, तो वो ऐसा कह सकते हैं कि उनको हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता हो। बट दिस इज़ नॉट अ सेक्रीफाइस। ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा अपना फालतू टाइम वेस्ट करने से बढ़िया अपनी नॉलेज को इन्हेंस करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर अपनी एक अच्छी लाइफ को सेटअप करना चाहते हैं, जिससे कि आपके घर वाले मोटिवेटेड रहेंगे, उनको प्राउड फील होगा आपके ऊपर, आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, आपको इज्जत मिलेगी। अगर ये सब पाने के लिए आप लोगों को ये 1 साल का टाइम लगाना सेक्रीफाइस लग रहा है तो वो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो सेक्रीफाइस कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जो डेली वीकली टारगेट सेट किए हैं उन पर स्ट्रिक्ट रहना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है। तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर 25 की एज में जॉब लगती है तो आगे की जो पूरी लाइफ है वो सॉर्टेड हो जाएगी। आपको अपने अंदर फेथ रखनी है, मैं निकाल लूँगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। तो यार ये बात है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें आप लोगों के साथ कुछ रूल्स के फॉर्म में मैंने डिस्कस करी हैं। ये आपके सामने फाइनल सिंथेसिस और एक्शन की चेकलिस्ट मैंने दी है। प्राइमरी फोकस आपका सिर्फ CGL के ऊपर रखना है। आप बाकी के एग्जाम्स के डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। स्टडी सोर्सेज आपको अपने फिक्स करने हैं। आपको एक बार फिक्स करके उनको एक्सट्रीमली लिमिटेड कंसाइज फॉर्म में यूज़ करना है, सो दैट कि ऐसे नहीं है कि आप कंसाइज ना करके उसको फैला रखे हो, उसका भी ले रहे हो, उसका भी ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो तू कहाँ से पढ़ रहा है, दूसरे से पूछ रहे हो तू कहाँ से पढ़ रहा है, अच्छा तेरे वाले ज़्यादा बढ़िया है, नहीं मेरे वाले ज़्यादा बढ़िया है, मेरे वाले ने कल एक रोस्टिंग वीडियो बनाया, ऐसे करके बनाया, और फिर वो ऐसे भी करते हैं, बहुत से ऐसे करके भी करते हैं। तो अलग अलग करके आते हैं, लेकिन उनमें ना पड़े, अपना काम निकालें और अपना सॉल्यूशन पेज तैयार करके अपने आपको एग्ज़ाम की तैयारी की साइकिल से मुक्त करें। स्टॉप वॉचिंग 500 आवर मैथ थ्योरी कोर्सेज, वो आपके ऊपर है, मेरे ने आपको क्लियर कर दिया है। प्रिंटिंग टीचर PDF नोट्स आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको उनको लिखने से।
आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स यानी कि जहाँ से आपके सवाल बनते हैं वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको ये नहीं है कि आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है, वहाँ पर कैटरीना कैफ और आपको सैफ अली खान का ही माहौल बताया जा रहा है, तो उससे आप बच लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सॉर्टेड रहेगा आपके लिए। स्ट्रिक्ट फॉलो करना है आपको ये जो मैंने 633 मंथली ब्लूप्रिंट प्लान बताया था कि आपको पहले 50% यानी कि 6 महीने टाइम में अपना जो सिलेबस है वो पूरा करना है अच्छे से। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको रिवीजन पहला वाला सेट लगाना है और लास्ट के 3 महीने में आपको अपना सेकंड रिवीजन सेट लगाना है और उसी में आपको मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड करना है, आपकी जो तैयारी जो आपने सिलेबस पूरा किया उसको बीच बीच में एनालाइज करते हुए, ठीक है। ट्रैक प्रोडक्टिव आवर्स, वही वाली बात कि दिन के कितने घंटे लगा रहे हो, ये नहीं कि आप 8 घंटे बैठकर 2 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम निकाल रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो। किताब खोलकर बैठकर दूसरे हाथ में फ़ोन यूज़ करना इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव लर्निंग। आप उसमें कोशिश कीजिए, होता है 1-2 घंटे, अगर 6 घंटे की लर्निंग है इधर उधर हो जाता है, तो वही आपको देखना है कि इस घंटे में इतने टाइम में जो मैं बैठा रहा किताबें लेकर उसमें एक्चुअल में मैंने कुछ लर्निंग ली या नहीं ली, तो वो वाली बात है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्क्रीनशॉट लेने से आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई नीडेड टू टेल यू, आई मीन दोज एस्पायरेंट्स जो कि 2027 सीजीएल के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो इसको यूज़ कीजिए, इन 5 रूल्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि आप लोगों को पता होने चाहिए उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने काम को सेट कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे को खुश रखने के लिए अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करें। अगर दिल विल टूट रखा है आपका, को लग रहा है कि टूट सकता है, तो दिल तो जुड़ते रहता है, जोड़ने वाला चाहिए ना। दिल टूट रहा है, बढ़िया है, वो हो सकता है आप लोगों को और मोटिवेट करे, बट सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग है आप लोगों के घर वालों के अंदर आपकी सक्सेस की चमक। आप उसको देख सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपने आप को अपने इस प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम कर सकते हैं। तो मेरी साइड से यही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अपना टारगेट प्लान कर लेंगे, बट ये 2027 के एसएससी सीजीएल पेरेंट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फॉर फ्री प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो मेरे इंस्टाग्राम का ये यूज़र नेम है रॉबिन SIRG। इस यूज़र नेम पर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करके अपनी तैयारी में मुझे इंक्लूड कर सकते हैं, गाइडेंस वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।